हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे मई मंथ के थर्ड वीक के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर जो रहेंगे 14 मई से लेकर 21 मई तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहला करंट अफेयर है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वीट एक्सपोर्ट को इमीडिएट इफेक्ट के साथ प्रोहिबिट कर दिया गया है, उस पर बैन लगा दिया गया है। कारण जानेंगे ऐसा क्यों हुआ है। तो इंडिया गवर्नमेंट ने वीट एक्सपोर्ट को प्रोहिबिटेड इसलिए किया है क्योंकि उनको फूड सिक्योरिटी का डर है। और आपको पता है कि यूक्रेन के साथ भी रशिया के जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उससे भी कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी की जो चिंता है वो सभी देशों के लिए बड़ी है। और जो रिटेल इन्फ्लेशन जो प्राइस है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है इंडिया का, और ये कहीं ना कहीं कारण बना है कि इस वीट एक्सपोर्ट को बैन कर दिया जाए। और आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपकी फूड राइजिंग और एनर्जी कॉस्ट है, जो कि आपकी इंडिया की जो एनुअल रिटेल इन्फ्लेशन रेट है जो कि 7.79% रहा है अप्रैल में, ये भी कहीं ना कहीं न्यू रिकॉर्ड बन गया है। इतनी महंगाई बहुत सालों में इस बार हुई है, जो कि कहीं ना कहीं कारण है कि लोगों को, जो हमारे भारत के जो अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट हैं और जो हमारा मंत्रालय है, वहाँ पर ये चिंता बनी कि कहीं भारत के लोगों के लिए ये समस्या खड़ी ना हो जाए खाद्य सुरक्षा को लेकर, इसलिए ये स्टेप लिया गया है। और ये 13 मई 2022 को ये जो स्टेप है वो लिया गया था। और जो गेहूं की वैश्विक कीमत है वो कई कारणों से अचानक बढ़ी हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भारत, पड़ोसी और अन्य कमजोर देशों की खाद्य सुरक्षा खतरे में आ गई है। ठीक है, तो ये कारण है कहीं ना कहीं। और आपको पता होगा कि जो वीट प्राइसेस हैं कहीं कहीं लोकल मार्केट में 25,000 रुपीज़ पर टन तक पहुंच गए, मतलब 2500 रुपये क्विंटल तक ये दाम पहुंच गए थे। और ये बहुत बड़ा खतरा था, इससे फूड सिक्योरिटी को खतरा था, इस वजह से इसको रोकना पड़ा, जिससे जो एमएसपी के आसपास का रेट है 2015 रुपये पर क्विंटल और 20,150 रुपये पर टन, वहाँ तक इस कीमत को लाया जाए और फूड सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम है, जो चिंता है, उसको थोड़ा सा कम किया जाए। उसी के परिणाम स्वरूप ये जो बैन है वो लगाया गया था एक्सपोर्ट पर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे तो ग्रोथ ऑफ प्लांट इन लूनार सॉइल। तो यहाँ पर जो मून की सॉइल होती है, चंद्रमा की सॉइल को लूनार सॉइल बोलते हैं, जिसको रेगोलिथ भी बोला जाता है। वहाँ पर यूएस के रिसर्चर्स ने, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के रिसर्चर हैं, उन्होंने प्लांट ग्रो कर दिया है वहाँ। उसमें जो सीड डाला वो जर्मिनेट कर गया है और एक प्लांट अच्छे से, यहाँ पे आप फोटोग्राफ देख पा रहे होंगे, इस फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं कि प्लांट है वो बिल्कुल हेल्दी है और अच्छे से उसने उस सॉइल में ग्रो किया है। और ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है सभी के लिए, चाहे वो इंडिया हो या अदर कंट्रीज़ हों, क्योंकि हमारा आने वाला समय कहीं ना कहीं मून पर शिफ्ट होने का सोच रहा है। जो लोग हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि मून पर जाएं, वहाँ पर बसें, वहाँ पर कल्टीवेशन करें। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स और रिसर्च निकल के आया है। यहाँ पर बात करेंगे तो यूएस के जो रिसर्चर्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के, उन्होंने यहाँ पर मून्स की सॉइल पे, जो कि मून से अर्थ पर लाई गई थी ये सॉइल, इसमें प्लांट ग्रो किया है। और आपको पता होगा कि जो एस्ट्रोनॉट थे, जो कि अपोलो मिशन 11, 12 और 17 में लगे हुए थे, वो वहाँ से मिट्टी लेकर आए थे मून से, जो कि लगभग 50 साल पहले लाए थे। उस लूनार सॉइल पर इस बार, जिसको रेगोलिथ भी बोलते हैं, वहाँ पर प्लांट ग्रो करके दिखाया है उन रिसर्चर्स ने, जो कि एक खुशी की लहर पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में है कि इससे मून पर कल्टीवेशन करने की जो उम्मीद है वो और अच्छी खासी बढ़ गई है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो प्लांट स्पीसीज यूज़ किया गया है उसका नाम है अरेबिडोप्सिस थालियाना। ठीक है, इसको ग्रो किया गया है लूनार सॉइल पे। और आपको बता दूं, अरेबिडोप्सिस जो है वो एक मेंबर है मस्टर्ड फैमिली का, जिसको ब्रासिकासिया बोलते हैं, जो इंक्लूड करता है कल्टीवेटेड स्पीसीज ऑफ लाइक कैबेज और रेडिस। ठीक है, और आपका जो अरेबिडोप्सिस है वो कोई खास एग्रोनॉमिक सिग्निफिकेंस नहीं रखता है, परंतु रिसर्चर्स के लिए ये पौधा काफ़ी अच्छे रोल प्ले करता है। रिसर्च में ये पौधा, ये जो फैमिली के जो प्लांट हैं वो यूज़ किए जाते हैं, और इसी को इस बार यूज़ किया है यूएस यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के रिसर्चर्स ने। यहाँ पर बात करेंगे तो टू नो whether plant can grow in lunar soil and also the understand how the growth of plant on lunar soil may help human to have an extended stay on the moon। तो जो मून पर स्टे करने का फ्यूचर में सोच रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि वहाँ पर जो प्लांट है वो ग्रो कर सकता है। लेकिन यहाँ पर नेचुरल तरीके से, एक बहुत अच्छे तरीके से प्लांट ग्रो नहीं कर पाया जैसे हमारी अर्थ की सॉइल पर
करता है, इस टाइप से हुआ नहीं है, लेकिन जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो किया है। थोड़ा सा जो प्लांट है वो स्टंटेड था और हल्के से रेड स्पॉट पाए गए हैं, लेकिन प्लांट अच्छे से ग्रो कर सकता है अगर इस पर रिसर्च की जाए। यहाँ तक की बात अगर हम करें तो प्लांट ने जर्मिनेशन दिखाया है, उसके सीड ने जर्मिनेशन किया है उस सॉइल में, लूनार सॉइल में, जिसको रिगोलिथ बोलते हैं। अब इस पे अगर थोड़ा सा और अगर काम करेंगे तो प्लांट की जो हेल्थ है वो भी अच्छी हो सकती है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया का निर्माण करेगी और उसके अध्यक्ष होंगे रिनोव्ड वेटरन कॉटन मैन सुरेश भाई कोटक। तो सबको पता होगा कि कॉटन मैन के नाम से सुरेश भाई कोटक को जाना जाता है। उनकी चेयरमैनशिप में यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है कि वो फॉर्मेशन करेगी कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया का। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, द काउंसिल विल हैव रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड फाइनेंस मिनिस्टर अलॉन्ग विद द कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका मतलब है कि परिषद में भारतीय कपास निगम और कपास अनुसंधान संस्थान के साथ कपड़ा, कृषि, वाणिज्य और वित्त मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व होगा। आगे अगर हम बात करेंगे तो 2019-20 में जो इंडिया का कॉटन प्रोडक्शन था वो था 36.04 मिलियन बेल, और आपको पता है कि जो एक बेल है कॉटन की वो 170 केजी की होती है। अब जल्दी से कमेंट करो कि जूट मेस्टा की जो 1 बेल होती है वो कितने केजी की होती है, अगर आपको पता है तो। आगे बात करेंगे, थर्ड एडवांस एस्टीमेट फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप 2021-22 हैज़ बीन रिलीज। तो यहाँ पर तीसरा एडवांस एस्टीमेट 2021-22 की मेजर क्रॉप का रिलीज हो चुका है। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले पाएंगे, इस क्रॉप्स का भी और इस पूरे सेशन का आपको पीडीएफ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो टोटल प्रोडक्शन है राइस का 2021-22 में वो इस बार रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है 129.66 मिलियन टन, जो कि पिछले 5 साल का एवरेज निकालोगे 116.43 मिलियन टन से 13.23 मिलियन टन ज़्यादा है। अगर हम बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ वीट ड्यूरिंग 2021-22 गेहूं की, तो वो इस बार हुआ है 106.41 मिलियन टन, जो कि पिछले 5 सालों के वीट के प्रोडक्शन के एवरेज 103.88 मिलियन टन से इस बार 2.53 मिलियन टन ज़्यादा है। न्यूट्री कोड सीरियल की बात करेंगे तो इस बार 50.70 मिलियन टन प्रोडक्शन हुआ है, जो कि पिछले 5 साल के एवरेज प्रोडक्शन 46.57 मिलियन टन से 4.12 मिलियन ज़्यादा है। टोटल पल्सेस की बात करेंगे 2021-22 में रिकॉर्ड एस्टिमेट हुआ है, जो कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन कितना है 27.75 मिलियन टन, जो कि पिछले 5 साल के एवरेज प्रोडक्शन 23.82 मिलियन टन से 3.92 मिलियन टन ज़्यादा है। टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन की बात करेंगे तो इस बार 38.50 मिलियन टन, जो कि 2020-21 35.95 मिलियन टन से 2.55 मिलियन टन इस बार ज़्यादा है। और ऑयल सीड की बात कर लेते हैं तो 5.8 मिलियन टन, जो कि एवरेज प्रोडक्शन से ज़्यादा है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और आपको बताते हैं कि जो शुगर केन है उसका जो टोटल प्रोडक्शन है 2021-22 का वो रिकॉर्ड प्रोडक्शन है 430.50 मिलियन टन, जो कि अगर हम बात करेंगे तो पिछले शुगर केन प्रोडक्शन 373.46 मिलियन टन से 57.04 मिलियन टन ज़्यादा है। और कॉटन की बात करेंगे तो यहाँ पर 31.54 मिलियन बेल्स हुआ है, जो कि 170 केजी की एक बेल होती है। और जूट मेस्टा की बात करेंगे तो 10.22 मिलियन बेल्स यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ है, 180 केजी की इसकी बेल होती है, जिसका अभी हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आया है, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को अभी लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। आगे बात करेंगे तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन मीटिंग। यहाँ पर एक ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल आया है, जो कि एक्शन के लिए आया है कि इस पर एक्शन लिया जाए। जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी का जो मैटर है, जो चिंता गहराई हुई है, इस पर कुछ कदम लिए जाएं, कदम उठाए जाएं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आई तो लोग भूखों मरेंगे, उनको भूख के कारण मरना पड़ेगा। उसलिए पहले ही जितने भी आपके जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के जो आपके मेंबर्स हैं, जो आपकी कंट्रीज़ हैं, वो आपस में जुड़े और उन्होंने यहाँ पर मीटिंग की है। डिटेल जान लेते हैं। तो एंटनी ब्लिंकेन, जो कि यूनाइटेड स्टेट के सेक्रेटरी स्टेट हैं, हैज़ शेयर द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन। उन्होंने यहाँ पर अध्यक्षता में ये जो मीटिंग है वो हुई, जिसका नाम ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन रखा गया है। ये मीटिंग रही 30 कंट्रीज़ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो आपके विदेश मंत्री हैं, उनके साथ
अलग अलग 30 कंट्रीज़ के यहाँ पे लोग जुड़े थे और उनका उद्देश्य था यहाँ पे कि अर्जेंट डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन नीड एंड आइडेंटिफाइंग स्टेप टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ फूड ग्लोबल न्यूट्रिशन फूड सिक्योरिटी एंड रेजिलेंस। तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी ग्लोबल न्यूट्रिशन में जो जो चैलेंजेस आ रहे हैं उन पर काम करना, उनको कैसे भी करके मैनेज करना, ये सारे उद्देश्य थे इस मीटिंग के। और दिस मीटिंग हैज़ बीन हेल्ड डेज आफ्टर इंडिया डिसाइडेड टू बैन वीट एक्सपोर्ट। तो जो वीट एक्सपोर्ट किया गया है 13 मई 2022 को भारत के द्वारा, उसके एक दो दिन बाद ये मीटिंग की गई है। इसका मतलब है कि भारत के गेहूं निर्यात करने की जो रोक लगाई गई है उससे काफ़ी ज़्यादा अलग अलग कंट्रीज़ प्रभावित हुए हैं। ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण है। और हम ये बात बोल सकते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा निर्यात करता है गेहूँ, जिससे काफ़ी देश, जैसे अगर हम बात करेंगे तो जो वैश्विक खाद्य कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं, जिससे लाखों लोग अकाल की ओर धकेले जा रहे हैं। जैसे यमन, सीरिया, सूडान, दक्षिण सूडान और इथोपिया सहित आयात पर जो देश हैं जो निर्भर रहते हैं हमेशा, और जो देश संघर्ष कर रहे हैं, जैसे अभी युद्ध कर रहे हैं, उन देशों के लिए सबसे अधिक जोखिम भरा समय है ये। क्योंकि उनके लिए अगर किसी भी कंट्री ने, जैसे भारत ने नहीं किया है, किसी और कंट्री ने भी अगर निर्यात नहीं किया तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। क्योंकि हम लोग तो ग्रो करते हैं लेकिन वहाँ पर गेहूँ ग्रो नहीं होता है, वो केवल और केवल वहाँ आयात पर निर्भर रहते हैं, उनको इंपोर्ट करना होता है हर चीज़, खाने वाली जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं। अगर ऐसे कंट्रीज़ बैन कर देंगे चीज़ों को तो उनके लिए वो समस्या आने वाली है, ये भी यहाँ पर बात रखी गई। तो यहाँ पर जो वी मुरलीधरन है, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर एक्सटर्नल अफेयर, रिप्रेजेंट इंडिया, इंडिया को उन्होंने रिप्रेजेंट किया इस मीटिंग में, जो कि मीटिंग हुई थी न्यूयॉर्क में। तो कहीं ना कहीं चिंता है सभी कंट्रीज़ को कि जो फूड सिक्योरिटी है वो, उसका जो चिंता है वो ज़्यादा गहरा ना जाए। और भारत ने जो बैन किया है वीट एक्सपोर्ट पे, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम जनरेट हुई है। और कहीं ना कहीं ये भारत के द्वारा बहुत अच्छा स्टेप था, क्योंकि जो रेट थे और जो महंगाई दर है वो कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, जिसको मैनेज करने के लिए, नीचे लाने के लिए उनको वीट एक्सपोर्ट बैन करना था। आगे बात करेंगे तो वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे 2022 ऑब्जर्व ऑन 14 मई। तो 14 मई को वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे 2022 सेलिब्रेट किया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में इसको मनाया गया है। और इसका जो थीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका थीम था लाइट पॉल्यूशन। अभी बताएंगे कि लाइट पॉल्यूशन क्यों रखा गया है। तो आपको पता होगा कि वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे जो है उसको 2006 से कंटिन्यू मनाया जाता है, और एक साल में इसको 2 बार, ठीक है, 14 मई और 8 अक्टूबर, 2 दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है एक साल में। और यहाँ पर इसका उद्देश्य रहता है एम टू सेफ गार्ड माइग्रेटरी बर्ड ब्रीडिंग, नॉन ब्रीडिंग एज वेल एज स्टॉप ओवर हैबिटेट वाइल प्रिजर्विंग द हेल्दी बर्ड पॉपुलेशन। द थीम ऑफ द वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे 2022 इज लाइट पॉल्यूशन। इसका नाम रखा गया था लाइट पॉल्यूशन। अब जान लेते हैं क्यों। वो इसलिए रखा गया क्योंकि कृत्रिम प्रकाश, जिसको आर्टिफिशियल लाइट बोलते हैं, उसकी व्यवस्था विश्व स्तर पर कम से कम 2% प्रति वर्ष बढ़ रही है। और इसका प्रतिकूल प्रभाव जो है वो पक्षियों, प्रवासी पक्षियों की हेल्थ पर पड़ रहा है। क्योंकि रात में जो लाइटें जलती हैं, जो हम लोग लाइट यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल लाइट्स का हम लोग ज़्यादा उपयोग करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, उससे उनको बोल सकते हो ट्रैवल करने में काफ़ी दिक्कत होती है। कई बार आपस में टकरा जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉपुलेशन कम हो रही है इस कारणों से, ये बहुत बड़ी चिंता का कारण है। क्योंकि जो पक्षी हैं वो अलग अलग समय पर प्रवास करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, प्रजनन करते हैं, रहते हैं, फिर चले जाते हैं। उससे ये जो नेचर है वो बैलेंस हो रही है, वो कहीं ना कहीं खतरे में आ सकती है। तो इसीलिए इस पर मीटिंग हुई और अवेयरनेस फैलाने की बात की गई कि कैसे हम इनकी लाइफ को सेव कर सकते हैं। आगे बात करेंगे तो 2006 से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसको इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड डे के नाम से जाना जाता है। और आपको पता होगा 118 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था इस इवेंट में, ये भी आपको याद रखना है। तो ये कहीं ना कहीं सभी देशों के लिए इम्पोर्टेंट है कि वहाँ के जो पक्षी हैं वो, उनकी से हेल्थ कैसी है, उनकी लाइफ कैसी है, उनका जीवन यापन कैसा है, उन पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, इन सारी चीज़ों से नेचर को भी फर्क पड़ता है और लोगों को भी। आगे बात करेंगे तो 180.71 लाख मेट्रिक टन वीट प्रोक्योर्ड फ्रॉम 5 स्टेट टिल नाउ। तो 5 स्टेट से अब तक 180.71 लाख मेट्रिक टन गेहूं जो है वो प्रोक्योर्ड किया जा चुका है भारत के द्वारा, मतलब भारत सरकार के द्वारा।
तो वीट प्रोक्योरमेंट अंडर द सेंट्रल पूल इज प्रोग्रेसिंग इन रबी मार्केटिंग सीजन 2022-23। तो ये बात हो रही है आरएमएस सीजन 2022-23 की। तो मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और हिमाचल प्रदेश से अब तक 180.71 लाख मीट्रिक टन वीट जो है वो प्रोक्योर किया जा चुका है। अगर हम बात करेंगे 16 मई 2022 तक के डेटा की, तो 180.71 लाख मीट्रिक टन वीट प्रोक्योर किया गया, जिससे 16.99 लाख फार्मर को सीधा बेनिफिट हुआ है और जिससे एमएसपी के तहत उनको 36,412.86 करोड़ रुपए मिले हैं। ऐसी अगर हम बात करेंगे पैडी प्रोक्योरमेंट की 2021-22 के एमएस सीजन की, तो 16/5/2022 तक 777.97 लाख मीट्रिक टन जो पैडी है उसको प्रोक्योर किया गया है। इससे 111.64 लाख फार्मर्स को बेनिफिट हुआ है और जिससे 1,52,482.46 करोड़ रुपए किसानों के खाते में अकॉर्डिंग टू एमएसपी रेट भेजे जा चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये लेटेस्ट रिपोर्ट है, 16 मई 2022 तक का ये डेटा। आगे बात करेंगे तो नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे सेलिब्रेट किया गया है 20 मई को। तो यहाँ पर बात करेंगे द नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे इज ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब एनुअली ऑन एवरी थर्ड फ्राइडे। तो यहाँ पर बात हो रही है मई के थर्ड फ्राइडे को एनुअली ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसको नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे बोलते हैं, जिसको राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर बात करेंगे तो 20 मई को सेलिब्रेट किया गया है और इसका उद्देश्य था द एम ऑफ दिस डे इज टू जनरेट अवेयरनेस अमंग द पीपल ऑफ द प्लानेट अबाउट इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड द वे दे कैन प्रोटेक्ट। तो ये ऐसे स्पीसीज के लिए सेलिब्रेट किया जाता है ये दिन जो लुप्त प्राय हैं, मतलब जो लुप्त होने वाले हैं या लुप्त होने की कगार पर हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उनके बारे में कैसे हमको उनकी हेल्प की जाए, उसके बारे में ही किया जाता है। अब तक 16 नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे सेलिब्रेट किए जा चुके हैं। और बात करेंगे तो ऐसे इंसेक्ट, ऐसे एनिमल, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे प्लांट जो ऐसा फेस कर रहे हैं, ऐसे रिस्क जो कि बिल्कुल एक्सटेंशन, बिल्कुल लुप्त होने की कगार पर हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज। और उन्हीं के रखरखाव के लिए, उनके बचाव के लिए ये जो दिन है वो सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बात करेंगे तो पतंजलि फूड बिजनेस विल बी एक्वायर्ड बाय रुचि सोया फॉर ₹690 करोड़। तो यहाँ पर पतंजलि फूड बिजनेस को खरीदा है रुचि सोया ने 690 करोड़ में, या हम बोल सकते हैं कि रुचि सोया ने अधिग्रहण किया है पतंजलि फूड बिजनेस में, जिसके लिए उन्होंने 690 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। यहाँ बात करेंगे तो रुचि सोया, जो कि आप पता है एक एडिबल ऑयल कंपनी है, उसने अनाउंसमेंट किया है कि वो पतंजलि आयुर्वेद फूड डिवीजन को खरीदेगी 690 करोड़ में। और रुचि सोया ट्रांजिशन जो है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कैटेगरी में आ गई है और इससे कहीं ना कहीं रिजल्ट अच्छे होंगे। आफ्टर रेगुलेटरी परमिशन द नेम ऑफ रुचि सोया इंडस्ट्री लिमिटेड वुड बी चेंज टू पतंजलि फूड लिमिटेड। और जो आपकी रेगुलेटरी परमिशन के बाद जो रुचि सोया इंडस्ट्री लिमिटेड है उसका नाम बदल के क्या हो जाएगा, पतंजलि फूड लिमिटेड हो जाएगा, जो कि घी, हनी, स्पाइसेस, जूसेस, वीट, ये अलग अलग तरह के जो 21 प्रोडक्ट हैं उसको एक्वायर्ड किया गया है इस फूड इंडस्ट्री से और वो अब पतंजलि फूड लिमिटेड के नाम से बेचेगी, ये आपको याद रखना है। और ट्रेडिंग बात करेंगे तो रुचि सोया के जो शेयर हैं वो 10% बढ़ोतरी के साथ क्लोज हुए, जो कि अब हो गए 1192.15 पर शेयर। तो ये न्यूज़ है जो कि है रुचि सोया के रिगार्डिंग, जिसने अधिग्रहण किया है पतंजलि फूड बिजनेस का 690 करोड़ में। आगे बात करेंगे तो वर्ल्ड वी डे सेलिब्रेट किया गया है 20 मई को। तो आपको पता होगा वर्ल्ड वी डे 20 मई को सेलिब्रेट किया जाता है और उद्देश्य रहता है इसका कि रेजिंग अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिनेटर इन आवर एनवायरनमेंट। तो पॉलिनेटर्स का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे एनवायरनमेंट में, उसके बारे में यहाँ पे अवेयरनेस फैलाई जाती है। और दिस ईयर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन विल सेलिब्रेट वर्ल्ड वी डे। यहाँ से ये क्वेश्चन आ जाएगा कि वर्ल्ड वी डे 2022 का थीम क्या है। तो इसका थीम है बी इंगेज सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड बी कीपिंग सिस्टम। तो ये इसका थीम है बी इंगेज। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि 2022 वर्ल्ड वी डे का जो आपका थीम था वो क्या था। आगे बात करेंगे तो इंटरनेशनल टी डे 2022 सेलिब्रेट ऑन 21 मई। तो 21 मई को इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेट किया गया। ये डे ऐसे हैं जो किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको याद रखने हैं। तो इंटरनेशनल टी डे हर जगह 21 मई को सेलिब्रेट किया जाता है और इसमें इस दिन अवेयरनेस फैलाई जाती है फॉर दी सेफ वर्किंग कंडीशन फॉर दी टी वर्कर। जो टी वर्कर हैं उनके लिए अच्छी कंडीशंस हम पैदा कर सकें, एक फेयर ट्रेड उनको मिले, अच्छा व्यापार हो, उनको भी वेटेज मिले, उनको वेजेस अच्छे मिलें और एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट तैयार हो जिससे
टी का प्रोडक्शन जो है वो इम्प्रूव हो सके, बढ़ सके। तो इस डे को इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है। और टी क्या है, एक बेवरेज है जो बनाया जाता है कैमेलिया सिनेंसिस प्लांट से, ये भी आपको याद रखना है। इसी प्लांट के जो प्रोडक्शन है उसी को हम लोग, जो पत्ते को हम लोग क्या बोलते हैं, टी के नाम से जानते हैं। और उसकी जो कैमेलिया सिनेंसिस को साइंटिफिक नेम है जिस नाम से हम लोग इसको बोलते हैं। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछली वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था, इंडियाज फर्स्ट ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो इसका आंसर है बिहार में भारत का पहला फर्स्ट ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट सेटअप किया गया है। उसका आंसर है बिहार। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया। बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है, रूरल ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट वॉज इनॉग्रेटेड फ्रॉम विच प्लेस। तो यहाँ पर बात हो रही है कि रूरल ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट किस जगह पे इनॉग्रेट किया गया। ऑप्शन है वाराणसी, गांधीनगर, भोपाल और पुणे। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। उम्मीद करते हैं आपको आंसर आता होगा, तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा। तो सेशन को लाइक करो और आज का जो टारगेट है 300 लाइक का, उसको फुलफिल करिए। आप लोगों के सपोर्ट से ही हम लोग यहाँ पर वर्क कर रहे हैं और आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले पाएंगे, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एग्री मंत्रा नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप इसका फ्री ऑफ कॉस्ट जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर पाएंगे। तो मिलते हैं एक और मई के लास्ट वीक की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।